इस आदिवासी विकास परिषद का निर्माण हुआ। इसके पहले तक पूरे देश में जातीयगत रूप से संगठन काम किया करते थे। आदिवासी नाम का कोई संगठन इस देश में नहीं था। अगर हम इतिहास के पन्ने बड़ी गंभीरता से पढ़ते हैं तो झारखंड में आदिवासी महासभा का उल्लेख मिलता है। मतलब वहां बिहार का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां जातीय संगठनों का उतना महत्व नहीं मिलता 1950 के पहले। वहां आदिवासी महासभा काम करती थी। जयपाल सिंह मुंडा के भारत आने के पहले से इस प्रकार का अध्ययन मात्र हमको सिर्फ बिहार में मिलता है। और बिहार को अगर हम छोड़ दें तो उस जमाने में भी मध्य प्रदेश जब सीपीएम बरार हुआ करता था तो भी आदिवासी नाम की कोई संस्था हमको पढ़ने में नहीं मिलती। मतलब हम जातियों में बिखरे हुए लोग थे। एक नाम मिलता है गोंडवाना का। 1935 में सीपीएम बरार जब प्रदेश हुआ करता था तब गोंडवाना गोंड महासभा के नाम से खास करके जब राजधानी नागपुर हुआ करती थी और एक बॉम्बे प्रांत हुआ करता था जिसमें पूरा गुजरात हुआ करता था। उस बॉम्बे प्रांत में भी गोंडवाना बाहुल्य बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद जब हम अमरावती से जब इस तरफ आते हैं नागपुर होते हुए आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और फिर उसके बॉर्डर के इलाके उड़ीसा के तेलंगाना जो आज प्रदेश है उसके और कुछ हिस्सा आपका आंध्रा का। इस प्रकार का जो एक राज्य था उसका नाम था सीपीएम बरार। तब एक संगठन काम किया करता था गोंडवाना गोंड महासभा। अब दुर्भाग्य देखिए गोंडवाना का कि वो एक भूभाग के नाम पर बनाया गया संगठन वो अपने जन्म काल से ही गोंडों तक सीमित रहा। अब वो गोंडों तक इसलिए भी सीमित रहा कि यही एक ऐसा क्षेत्र था जहां गोंडों की सबसे बड़ी आबादी इस देश में हुआ करती थी। बाकी जातियों की उस प्रकार की पहचान भी नहीं थी। तो वो संगठन काम करता था और बहुत अच्छा अध्याय जो गोंडवाना गोंड महासभा का मिलता है वो राजा लाल श्याम शाह के कार्यकाल के समय में मिलता है। जब वो सांसद बने और उन्होंने गोंडवाना राज्य की मांग रखी और वो मांग तत्कालीन कांग्रेस की जो सरकार थी पंडित नेहरू के नेतृत्व में उसने उसे अस्वीकार कर दिया। वो मांग अस्वीकार हो जाने के बाद में गोंडवाना मूवमेंट बहुत तेजी से फैला। मेरे परिवार का राजा लाल श्याम शाह परिवार में आना जाना हुआ करता था जब हम बहुत छोटे थे और मैं उनके व्यक्तित्व को उनके कृतित्व को जानता था। मैं आपको भूमिका में ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज यहां सबसे अधिक युवा लोग हैं। क्योंकि आदिवासी सत्ता में हमने इस प्रकार के बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, 17 साल लिखे।
लेकिन एक किंवदंती है कि आदिवासी न कभी पढ़ता था, न कभी पढ़ता है और न कभी पढ़ेगा, ऐसा माना जाता है। एक प्रचलन में है ये शब्द देश में, और सच्चाई भी है, और उसकी वजह किसी ने नहीं बताया। ये मजाक में हमारा उपहास उड़ाने की दृष्टि से अनेक साहित्यकारों ने इस विषय को लिखा, बोला। जो ज्योग्राफी हमारी है इस देश में, वो किसी की नहीं है। आज 2025 में ऐसे सैकड़ों गांव हैं इस देश के ट्राइबल, जहां अभी भी बिजलियां नहीं है, पहुंच मार्ग नहीं है। ये सच्चाई है कि नहीं? हाँ बोलिए। क्योंकि आपके खो जाने का खतरा है। खो जाने से तात्पर्य सो जाने से। शरीर आपका जागता रहता है, दिमाग आपका सो जाता है, क्योंकि आदिवासियों में 4-5 घंटे सोने की क्षमता नहीं है। ये भी सच है, नहीं है सच है। ये साइंटिफिक रीजन है इसके अंदर में कि सबसे ज्यादा नींद में कोई चला जाता है तो वो हमारा ट्राइबल है। इस पे जयपाल सिंह मुंडा से लेके शिबू सोरेन तक के सार्वजनिक उद्बोधन है मौजूद। राजा लाल श्याम शाह से लेकर के डॉक्टर भंवर सिंह कोटे तक के अनुभव है मौजूद। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि यहाँ युवा हैं तो जिनके सोने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आदिवासी विकास परिषद का शब्द और आदिवासी के शब्द पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे पढ़े लिखे लोगों में। गोंडवाना वर्सेस आदिवासी भी कम से कम 35-40 साल चला, खास करके मध्य प्रदेश के बन जाने के बाद। तब आज भी कमोबेश कहीं कहीं इस प्रकार का विवाद होते रहता है। जब आदिवासी सत्ता के प्रकाशन का मुख्य कारण भी यही था कि हमने आदिवासी विकास परिषद को जमीन पे सक्रियता से चलाना बंद किया। हम किसी सरकार से डर कर या किसी नेताओं के दबाव में हमने संगठन को जमीन से इसलिए नहीं समेट लिया। जैसे कि हमारे प्रतिवेदन में महासचिव जी ने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद में 2 फाड़ हुए, क्योंकि वो बहुत तात्कालिक तरीके से बनाया गया प्रतिवेदन था। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद भी 2 फाड़ हुआ। आज की युवा पीढ़ी को जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, वर्कशॉप में जाके कहता रहता हूँ, लिख लिख के, आज में सोशल मीडिया के समय में भी मैं लिख करके लोगों को बोलता हूँ कि आपको अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको आज की तारीख में नेतागिरी भी करनी है तो आपको अपना कम से कम 25-30 साल का राजनीतिक इतिहास पता रहना चाहिए। बार बार आदिवासी जो असफलताओं के दौर से लंबे समय से गुजर रहा है, उसकी एकमात्र वजह है कि आपको अपना इतिहास नहीं पता। राजनीति में हम असफल हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में असफल हैं, और आर्थिक क्षेत्र में अभी हमारा पदार्पण हुआ ही नहीं है। हम थोड़ा सा भी पहला गेयर अगर लगाते हैं तो हंगामा हो जाता है।
जैसे आज हम यहाँ पर रजत जयंती का आयोजन करने की जैसी ही बातें तय हुई और उसको सोशल मीडिया में हमने जारी किया तो तरह तरह की बातें होने लग गई कि क्या था तो कांग्रेसी है, फिर 15 साल 17 साल के बाद में आदिवासी विकास परिषद को फिर से जमीन में उतारने की तैयारी क्यों की जा रही है, क्या दिल्ली से या राहुल गांधी से किसी प्रकार का निर्देश लेकर के वगैरह वगैरह, ये चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि ये आदिवासी विकास परिषद को अब क्यों सक्रिय करना चाहते हैं। जो साथी मुझसे लगातार साल 1.5 साल के संपर्क में थे, मैं कहता था कि मुझे नहीं चलाना है, मैं आदिवासी विकास परिषद को चलाने का बिल्कुल इच्छा नहीं रखता और आज भी नहीं रखता, अभी इसी समय भी। मैं अपनी वो उम्र पार कर चुका, चेहरे से थोड़ा सा आपको लगता होगा, लेकिन मैं 70+ हूं। अब मेरे पास ना वो उम्र है ना वो जोश है, मेरे पास जो कुछ भी है वो अनुभव है, मेरे पास जो भी है वो इन 40-50 सालों में सीखा गया ज्ञान है, अर्जित किया गया। और मैं आज भी प्रतिदिन 365 दिन कम से कम 6 घंटे पढ़ता और सुनता हूं, प्रतिदिन बिना ब्रेक। इसलिए मैं अपडेट रहता हूं, सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल अपडेट रहता हूं, हर क्षेत्र में, चाहे फिर आर्थिक क्षेत्र की जानकारियां हो, सामाजिक क्षेत्र की जानकारियां हो, आदिवासियों की हो, ओबीसी की हो, शेड्यूल कास्ट की हो, XY की। मैंने अपना रास्ता बदल लिया। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि मुझे उस रास्ते से आप दूसरे रास्ते पे लेकर के ना जाएं। इस संगठन में बैठक को बुलाने के लिए मैं इसलिए सहमत हुआ कि विगत कुछ वर्षों से जो संगठन सर्व आदिवासी समाज के नाम से बना, वो हमारे आदिवासी विकास परिषद और हमारी मेहनत की कोख से निकला हुआ संगठन है, आसमान से टपका हुआ संगठन नहीं। वो जो पदाधिकारी, जो इस प्रदेश के जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी, वो सारे के सारे आदिवासी विकास परिषद के साथ ही काम किया करते थे। और जब हम आपस में बैठ के किया करते थे, सामाजिक मूवमेंट को चलाया करते थे छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के बैनर पर, तब हमने देखा कि हमारे जो क्लास 1 अधिकारी हैं उनका भी जनरल नॉलेज बहुत पुअर है। जब हमारे समाज का सबसे क्रीम वर्ग जो है, मैं मंत्री विधायकों की बात नहीं करता हूं, उनका ज्ञान तो और भी कमजोर है, तब हमको डॉक्टर भवर सिंह पोर्ते याद आते थे। हम 1980 से मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद में काम करना शुरू किया 1980 से। अरविंद नेताम जी और डॉक्टर भवर सिंह पोर्ते जी के सानिध्य में, और दोनों ही नाम छत्तीसगढ़ से हैं, दोनों ही
प्रदेश के स्टार नेता। हमारा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जन्म ही इन दोनों नेताओं की कोख में हुआ। और 1993 में पोते जी का निधन हो गया। तो वो कमान उसी प्रकार से एक सक्षम व्यक्ति के हाथ में आई जिनका नाम था दिलीप सिंह भूरिया। अभी सारे कांग्रेस के लोग हैं। और ये योजना भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी कि इस प्रकार का संगठन देश में तैयार किया जाए। ये भी बहुत कम लोगों को मालूम है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बनाने के पीछे प्रेरणा स्रोत इंदिरा गांधी रही हैं। ये डॉक्टर कार्तिक उरांव जी की खुद की उपज नहीं है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि सरकार की सारी योजनाएं सरकार के भरोसे नहीं पहुंच पाएगी आदिवासियों तक। सरकार उस समय इतनी सक्षम भी नहीं थी कि वो आदिवासियों तक अप्रोच कर सके। मैंने एक लाइन बताया था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कल भी था, आज भी है ज्योग्राफी। तब कार्तिक उरांव साहब ने पूरे देश के लिए फिर एक संगठन बनाया, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। और सारे साधन संसाधन और ग्रांट भारत सरकार से मुहैया कराए गए। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि वो ग्रांट आज भी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को भारत सरकार से प्राप्त हो रहा है। तो बंद नहीं हुआ। सरकारें आई गई, बदल गई, लेकिन भारत सरकार का वो ग्रांट प्रति वर्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को मिल रहा है, जो इंदिरा गांधी जी के समय में शुरू किया गया था। दिल्ली में कार्यालय दिया गया, निःशुल्क, बिजली पानी फ्री। वो एक सोच थी उस जमाने में। उन्नीस 1971 में ही भवर सिंह पोते विधायक बन गए थे। अब 1980 में फिर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का निर्माण सिर्फ इस भावना को लेकर के कार्तिक उरांव जी के नहीं चाहने के बाद भी उन्होंने किया कि हम इस देश के सबसे बड़े भूभाग, आदिवासी भूभाग पे रहने वाले लोग हैं, इसलिए हम अपनी योजनाओं को आपके सानिध्य में चलाएंगे। और फिर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का गठन हुआ। अब दो संगठन आदिवासियों के लिए काम करने लगे। एक जो शासकीय संरक्षण में था, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, और दूसरा था गोंडवाना महासभा, गोंडवाना गोंड महासभा, जो सामाजिक आधारित था, समाज पे आश्रित था। उसकी अगर हिस्ट्री बताऊंगा तो मुझको फिर 3 घंटे लगेंगे पूरे अपने भाषण में एंड में। मैं हमेशा युवाओं को कहता हूं कि मैं मेरे मरने के पहले जो कुछ मेरे पास में उसको रिकॉर्ड कर सुन लो। कि जितनी बातें मैं बता रहा हूं ये भी हमने रात में जाग करके अपने सीनियर से सीखा है, सुना है, जाना है। लिखा हुआ नहीं है कहीं। और जितनी बातें बता रहा हूं ये सब लिपिबद्ध नहीं। आदिवासियों का तो ढेले भर का लिपिबद्ध नहीं। अब गोंड ही क्यों असफल हुआ? आज भी भारत में अकेला गोंड कम्युनिटी क्यों असफल है?
और जहां गोंड नहीं है वहां की तमाम ट्राइबल कम्युनिटी बहुत सक्सेस हुई, तो क्यों हुई? इस पे किसी ने गोंड ने आज तक चिंतन किया? ये बात तो सुनना ही नहीं चाहता। ये विषय गोंड सुनना नहीं पसंद करता, अपनी असफलता को जानना पसंद नहीं करता, इसलिए तो असफल है। इतनी बड़ी जनसंख्या है कि अकेली जनसंख्या अपने दम पे राजनीतिक परिदृश्य बदल सकती है। इतना बड़ा इतिहास है गोंडवाना का। या तो गोंड आपस में शादी नहीं करता एक ही जिले के अंदर, ये भी तो बहुत बड़ा सच है नहीं? अरे जब गोंड आपस में एक जिले के अंदर विवाह नहीं करते, वो कहां से गोंडवाना प्राप्त कर लेंगे? कहां से मावा नाटे मावा राज खड़ा कर लेंगे? कार्तिक उरांव जी सपना देखते थे, खुले भाषण में बोलते थे कि मैं ऐसा आदिवासी समाज बनाना चाहता हूं इस देश में जिसमें गोंड की शादी उरांव से होगी, उरांव की शादी जो है भील से होगी। ऐसा भाषण देते थे खुले मंच से, दहाड़ कर। आज ऐसा भाषण बोलते तो लोग दूसरे दिन आपको सुनने नहीं आएंगे। सही है ना? यदि अगर आज का युवा, इसलिए मैंने आज से 8-10 साल पहले बोलना शुरू किया कि जिसकी उम्र 50-55 हो गई है उसके नाम के आगे लिख दो स्वर्गीय। लोग बोले आपकी उम्र तो उससे भी ज्यादा है। तो मैं बोला ये उनके लिए कहा जा रहा हूं जो ब्रेनलेस लोग हैं, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज में लीडरशिप कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, जातीय हो या राजनीतिक हो, सब उनके नाम के आगे लिख दो सब। वो किसी काम के नहीं होते तो हम यहां होते। आज हमारे जाति के संगठन क्या काम करते हैं? दिन रात 365 दिन दान बोड़ी, कहां से लेना माल, कहां से खाना बकरा। और से आदमी क्या करता है? हम जब मैं आपको बता रहा हूं, जब 1994 में जब मैं दुर्ग जिले का मध्य प्रदेश परिषद का जब जिला अध्यक्ष बना, हमने वहां से बस्तर तक मूवमेंट चलाया। हमने अपने जिले में जितने गोंड समाज के संगठन थे, हमने जा करके ये बात स्थापित की कि ये पैसे से आप सामग्री खरीदोगे। अब हम उसको बंद तो नहीं करा सकते ना, उस व्यवस्था को तो आप चला रहे हो चलाइए, पर जो आपके पास धन आ रहा है वो क्या करते थे? 5 आदमी 7 आदमी मिलकर बांट लेते थे। इतनी बड़ी धनराशि वो 5 आदमी, वो मरते तो छोड़ता नहीं है पद अपना, जब तक जिंदा रहता तब तक वो पीछे बना रहा है। हमने उस व्यवस्था को बदला, अपने जिले में प्रयोग किया। आज दुर्ग जिले में जितने भी गोंड समाज के घोड़ादार महासभाएं हैं, सबके पास में लाखों रुपए का सामग्री है दुर्ग जिले के अंदर। उस बात को धीरे धीरे, क्योंकि परिषद हमारा ही चल रहा था, कोई बता दे, कोई आदमी खड़ा हो इस मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का 1994 में हमारे जिले में परिषद काम करता था बहुत अच्छे से, पर हम लोग कर रहे थे। और ऐसे ऐसे कार्य किए कि भारत का वो जो रिकॉर्ड ब्रेक जो महाकुंभ हुआ भिलाई में, उसको दोबारा अब इतिहास में कोई रिपीट नहीं कर सकता। वो हम ही लोगों के नेतृत्व में। थीम थी कि मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी बाहुल प्रदेश है भारत का, तो यहां हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये मांग उस जमाने में पैदा हुई
जब डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉक तक पहुंच चुका था और शिवभानु सोलंकी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे। मतलब यह तय हो चुका था कि मध्य प्रदेश में माधव सिंह शिवभानु सोलंकी जी आदिवासी कोटे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब किस प्रकार जातियों में बिखरे हुए समाज के सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाता है, ये उसका सबसे ताजा उदाहरण था कि वो भील थे। शिवभानु सोलंकी जी भील नेता थे, तो गोंड नेताओं को भड़काया गया। और ये झगड़ा उत्पन्न किया गया और 24 घंटे के अंदर में इंदिरा गांधी ने अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये कहानी को जानता है? यानी जातियों में बटे रहने का एक बड़ा खामियाजा हमको उस समय भी झेलना पड़ा और छत्तीसगढ़ बनने के समय भी झेलना पड़ा। तो ये सिर्फ पर संगठन चलता रहा, इसने बहुत समस्याएं झेली, संकट झेले। इसमें 100 में 100% अधिकारी कर्मचारी राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के ही हुआ करते थे। तो सरकार से जब आप किसी प्रकार से विरोध में खड़े हो जाते हैं तो वो बदले की कार्रवाई में आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार का एक्शन लेती है। जबलपुर, झाबुआ, शहडोल में काम करने वाले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अधिकारियों का स्थानांतरण बस्तर किया गया। तो उस जमाने में बस्तर को शासकीय भाषाओं में काला पानी बोला जाता था। जब हमारा बहुत अच्छा ज्ञान चक्षु खुला तो मैं बोला कि काला पानी यानी बस्तर जो सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति का स्वामी है, आज भी अपनी उस सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति में वो जी रहा है, उसको काला पानी बोलते। मैंने भोपाल में इसका विरोध किया। तो कम से कम आदिवासी प्लेटफॉर्म पे तो इस बात को ना बोला जाए। अब तो हम लोग भी बोलते रहते हैं कि काला पानी भी भेज दिया, काला पानी भी भेज दिया। तो संघर्ष चलता रहा। पोर्ते जी के कार्यकाल में जितना लाभ आज आदिवासी लोग पा रहे हैं शासकीय संरक्षण में, वो सब उसी दौर की कहानी है। लोग बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया। मैं किसी कांग्रेस की पढ़ाई करने नहीं बैठा हूं, आलोचना करूंगा तो मेरे से ज्यादा आलोचक भी नहीं मिलेगा कांग्रेस का। लेकिन उस दौर में जितनी चीजें आज आपको मिल रही है वो सब उसी दौर की है। अगर ये छात्रावास नहीं होते तो आज जितने आदिवासी शहरों में दिख रहे हैं वो 1% दिखते, 99 गायब रहते। ये सब छात्रावास से निकले हुए लोग हो ना आप लोग, जो शासकीय सेवाओं में हैं। बीपीएस नेताम के दौर का मैं भी हूं। लात मार मार करके स्कूल भेजा जाता था बच्चे लोगों को, वो स्कूल से भी भाग जाता था। और वो सब अधिकारी आदिवासी विकास परिषद के प्लेटफॉर्म पर अपने उद्बोधनों में ये बातें शेयर किया करते थे 93, 94, 95 में। इस तरीके से लोग पढ़ करके आगे आए और अधिकारी बने। जो आदमी की शिक्षा किसी मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने की थी, वो डिप्टी कलेक्टर बना।
नायब तहसीलदार बना। ये किसके सरकार के कार्यकाल में हुआ? सब कांग्रेस शासनकाल में हुआ। बहुत बड़े अहित भी कांग्रेस सरकार में हुए। और उस अहित होने के पीछे जो हमने अध्ययन करके निकाला कि हमारा आदमी तो वहां विरोध ही नहीं करता। मंत्रिमंडल की बैठकों में भवर सिंह पोर्ते साहब ने परिषद की सभाओं में इस बात को बोला, फिर कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया कि हमारे आदिवासी अधिकारियों को, कर्मचारियों को तो एटीट्यूड ही नहीं पता, उनका जनरल नॉलेज बहुत पुअर है, उनको प्रशासनिक क्षमताएं उनकी बहुत कम है। तो स्किल्ड बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया कि इनका जो है कैडर कराया जाएगा प्रत्येक माह अलग अलग जिलों में। इस प्रकार की योजनाएं तैयार की गई। विधायकों और सांसदों के लिए जो है कांग्रेस में इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया गया। ये जो आदिवासी विधायक और सांसद जो आते हैं, उनको तो यही नहीं पता कि मैं विधायक हूं तो मेरे क्या अधिकार हैं। इस सच से इसकी आज की जो युवा पीढ़ी है अवगत नहीं है। वो गाली देते रहती है विधायक को, साले गुलाम है, गुलाम तेरे को बना देते हैं, तू करके दिखा लगी जो बैठे बैठे घर में लिख रहा है। अरे अगर इतने ही शेर हो तो अभी क्यों नहीं गाली देते यार विष्णुदेव साय को? बड़े बहादुर हो, अभी सरकार की बखिया उधर दो। तो तुमको डर है इस बात का कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा ये अहित हो जाएगा, मेरा वो अहित हो जाएगा। और हमने अनगिनत अधिकारियों का अहित होते देखा है इन 45 सालों में, और समाज उसको संरक्षण नहीं दे पाया, समाज उसको नहीं बचा पाया। तो इतना सारा अनुभव इस संगठन में काम करते करते, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट में था क्लास 3 बाबू, और हमने लड़ा। इसलिए कहा जाता है पूरे देश में कि यही एक व्यक्ति ऐसा है जो स्टेट गवर्नमेंट में रह करके 7 साल राज्य सरकार के खिलाफ लड़ा और सिर्फ मुझको निलंबन झेलना पड़ा, बस। सरकार ने कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे को मालूम था तुम्हारी अधिकार की जो सीमा है वो सिर्फ मुझको निलंबित करने की है। और इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उस वजह से जब छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था तो हमारे एक आह्वान पे पूरा छत्तीसगढ़ जो है भिलाई में आया मीटिंग करने। उस समय जो शिशुपाल सोनी वगैरह, नवा सिंह मंडावी लोग सब बस्तर में पोस्टेड थे, और वहां की सामाजिक संगठनों में आदिवासी विकास परिषद में एक प्रकार से कार्य करते थे, सोहन पोटई वगैरह सब। कभी आपको दिखाया जाएगा डिस्प्ले में, तो उसके भी कुछ चित्र मिले हैं मुझको, तो आपको मिलेगा देखने में। फिर वहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि जब भी छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा होगी तो हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी होगा। इस प्रकार की वहां प्रस्ताव पूरे छत्तीसगढ़ से पास किया गया। और उसके लिए हम एक पूरी रैली निकाले, भ्रमण किए पूरे छत्तीसगढ़ में, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा तक गए, इधर में आपका बिलासपुर से लेकर के सरगुजा तक गए, और पूरा एक मुहिम चली
और अरविंद नेताम उसके सबसे बड़े दावेदार थे आदिवासी मुख्यमंत्री की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी विकास परिषद से काफी समय पहले दूरी बना ली थी। छत्तीसगढ़ तो बना नहीं था, तो सभी जिलों में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद काम करता था। जब उनकी दूरियां हो गई थी तो उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का कहीं से समर्थन ही नहीं आया। तो सिर्फ एक मांग लिखी गई कि जो भी बने आदिवासी बने। अब उसका लाभ अजीत जोगी जी को मिला, तब वो यहाँ आकर के विराजमान हो गए। और फिर छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद का रजिस्ट्रेशन हुआ। जैसे ही राज्य बना उसी सप्ताह में यहाँ पर निर्णय ले लिया गया कि हम वहां से पृथक होकर के अपना संगठन अलग बनाएंगे। और उस बैठक में मैं ही नहीं, उस समय पोर्ते साहब की मिसेस हेमवती पोर्ते भाभी जी, अरविंद नेताम जी, झुमुकलाल भेड़िया जी, ऐसे तमाम बहुत सारे नेता थे। जब वहां तय हो गया कि छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद का निर्माण पृथक किया जाएगा, सर्वसम्मति से जब पास हुआ, तो उसके संविधान लिखने की जवाबदारी मुझको दी गई। इसका बायलॉज आप बनाओ। तो फिर हमने मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के बायलॉज के आधार पर अपना छत्तीसगढ़ का बायलॉज बनाया, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके फिर ये संगठन अस्तित्व में आया और काम करना शुरू किया। अजीत जोगी जी के कार्यकाल में उनकी जाति के मुद्दे को लेकर के, जबकि हम उनके आंख नाक कान हुआ करते थे अजीत जोगी की, सारा राज्य जानता है। मेरा सीएम हाउस में प्रवेश बगैर सिग्नेचर, बगैर एंट्री के हुआ करता था। जोगी जी से हमको अगर रात में 1 बजे भी मिलना है तो 1 बजे मिलते थे। ये परिषद का दबदबा था। उसी परिषद ने उस मुख्यमंत्री के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। ऐसा संभव है? ऐसा कोई कर पाएगा? पर हमने किया। विषय था उनकी जाति के मुद्दे को लेकर के जब आयोग ने उनके खिलाफ फैसला दिया, तो हमने जोगी जी से आग्रह किया कि एक बैठक बुलाते हैं भैया जी, और उसमें इस बात का आप स्पष्टीकरण दे दें। क्योंकि आप हमारे संगठन के संरक्षक हैं और आपके ऊपर ये आरोप लगा है। और टालते रहे और जब हमको ये पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह इस विषय में किसी प्रकार का आदिवासी समाज के साथ या आदिवासी विकास परिषद के साथ कोई चर्चा नहीं करना चाहते, तब हम उनके खिलाफ मोर्चा खोले। मेडिकल कॉलेज में सभा बुलाई गई और जो लोग 50-55 पार कर चुके, जो अभी भी समाज में सक्रिय, वो 100% जानते हैं कि क्या हुआ उस दिन। 1,500 से 2,000 लोगों उस जो परिषद के वहां आए थे, उनको मार पीट के भगा दिया गया। कई लोगों के मुंह पे गाली पोत दी गई। मेरे ऊपर 27 केस रजिस्टर्ड किए गए विभिन्न थानों और निलंबित कर दिया गया। हम तब भी नहीं सरेंडर हुए। कैबिनेट मंत्री का ऑफर आया तो सरेंडर नहीं, हमें नहीं बनना है कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं चाहिए। आप इसका निराकरण करिए, हम जहां हैं वही ठीक है। तो सरकार क्या कर सकती है? अगर आप उसके साथ नहीं
के सामने नहीं झुकते तो फिर वो आपके साथियों को तोड़ती है। हमारे बहुत सारे साथियों को उन्होंने तोड़ दिया। वो सभी के सभी तो सब सरकारी कर्मचारी थे 100%। क्या करते, और उसमें से ऐसे भी बहादुर लोग थे, उनमें बैठे हुए उमरे जी और नहीं आए, एक साथी कुंजाम जी। अजीत जोगी जी ने अपने चेंबर पर बुला के इनको कहा कि इस रजिस्टर पे दस्तखत कर दो। इन लोगों ने पूछा कि क्या लिखा है सर इसमें? बोले लिखा कुछ नहीं, हम लिखेंगे, अभी आप दस्तखत कर दो। उसमें बहुत सारे लोगों के साइन थे। तो जोगी जी बोलते हैं कि क्या साहब को हमने बर्खास्त कर दिया है, श्यामलाल मरावी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, इसमें आप दस्तखत कर दो। तो उन्होंने जो कहा वो इतिहास में दर्ज होना चाहिए छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं। इस बात का भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था आदिवासी सत्ता में, तो भाग्य समाज पढ़ता ही नहीं। उन्होंने कहा कि सर आप बगैर कुछ लिखे और उस जगह पर बिना मौजूद हुए दस्तखत करते हैं क्या? ऐसा पूछना एक कर्मचारी का, एक मास्टर का मुख्यमंत्री से पॉसिबल है? संभव है? बताइए। और इन्होंने कहा बड़ी दबंगता से जोगी जी। जोगी जी ने बोला रजिस्टर बंद करके इनको जाने दो। ये इतिहास है आदिवासियों का, इस परिषद का। यानी यहां बहुत लोगों का त्याग तपस्या है टांग खींचने के लिए, टोचा मारने के लिए बैठे बैठे अनगिनत लोग। अरे आप अपने खुद का त्याग नहीं कर सकते। यहाँ तो लोगों ने अपने बीवी बच्चे करियर दांव पर लगा के काम किया है आदिवासियों के लिए। उनके नाम निशान नहीं है मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद से लेकर के छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद। आपका सर्व आदिवासी समाज कहां चला गया? कहां गायब हो गया अचानक? वो अभी जो बेरोजगार युवा है वो उसमें भी देते रहते हैं, लिखते रहते हैं, ठोकते रहते हैं। उसमें एक भी आदमी लिखता है सर्व आदिवासी समाज में जो पदाधिकारी है, राज्य सरकार का कर्मचारी है, एक भी आदमी नहीं लिखता पूरे प्रदेश में। लिखता भी है थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके, उस व्यक्ति का नाम है सुभाष पर्ते, जो उनका युवा प्रभाग का अध्यक्ष, वो लिखता है। तो अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ सोशल मीडिया में। तो परिषद वहां पे टूटा। फिर उसके बाद में सत्ता बदल गई। हमने उस मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इसका मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा और पूरे आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने विजय प्राप्त की। और हमने भी पर्दे के पीछे उनका पूरा समर्थन किया कि इस सरकार को उखाड़ फेंके। सरकार बदली, उससे प्रभावित होकर के मुझको भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने का ऑफर मिला और पूरा प्रयास किया गया। और वहां पे तय कर लिया गया कि मुझको कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाएगा। और मुझे उसी दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी सरकारी सेवाओं से मुझे रिजाइन करवा दिया। मैंने रिजाइन भी कर दिया। मैं पेंशन का टाइटल में नहीं था, ये जानते हुए कि मैं पेंशन का हकदार नहीं रहूंगा अगर रिजाइन कर दूंगा तो, क्योंकि मेरी सर्विस को 20 साल नहीं हुए हैं, तो मैंने रिजाइन कर दिया। फिर संगठन ने शर्तें बताई कि आपको ये जो कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा उसके लिए आपके पास ये शर्तें हैं
हमने जब वो शर्तें सुनी तो हमने उसमें से एक भी शर्त मानने से अपनी सहमति नहीं दी। हमने मना कर दिया कि हमें नहीं आना आपके पार्टी में। तो फिर रमन सिंह बोले कि आपने तो रिजाइन कर दिया, संगठन की शर्तें मानने को आप तैयार नहीं हैं, तो फिर क्या करेंगे? बोले आप एक एप्लीकेशन दो कि मिनट में पास करके आपको रिस्टेट करते हैं। मैंने कहा मुझे नौकरी करना नहीं, इस नौकरी से मैं हमेशा परेशान रहा हूं। मैं भुक्तभोगी रहा हूं, मेरा परिवार रहा है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमने बहुत पीड़ा झेली है नौकरी में, समाज सेवा करते करते। तो अब मुझे नौकरी करनी नहीं है। तो बोले फिर कैसे काम चलेगा? बोला वो मेरा विषय है। तो बोले मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बोले आप जो मदद कर सकते हैं करिए, मैं अपने परिषद में काम करूंगा, अपने संगठन को चलाऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो आपके सरकार के खिलाफ भी लड़ूंगा। उसके बाद रमन सिंह जी ने हमारा कार्यालय खुलवाया, आर्थिक रूप से सहयोग किया और 1.5-2 साल के बाद में सुहेला कांड हुआ। याद हो? अब तो ये तो आप लोगों को याद होगा आज की पीढ़ी। और आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले उस थाने को जला दिया गया। उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। संबंध अच्छे थे तो उनमें से बहुत सारे हमने पदाधिकारियों को वहां से बाहर निकाल दिया और सिर्फ आपको 3 घंटे का अवसर दिया गया था कि आप जितने पहचानते हैं, इन जो लोगों को जेलों में बंद किया गया है, जिनको बंद करने के लिए पुलिस वारंट लेके घूम रही है, उनमें से आप अपने आदमी निकाल लो। तो मैं जिनके नाम जानता था बहुत अच्छे से, मैंने उसको टिक लगा दिया कि ये मेरे पदाधिकारी, इनको बाहर करिए। बाहर आए, नहीं पुलिस पकड़ी हूं। लेकिन तब तक दुनिया डॉक्टर रमन सिंह की सरकार से बढ़ने लगी। फिर भी परिषद चलता रहा। 2007 में हमने उसी दौरान निर्णय लिया कि सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के ही पदाधिकारी कर्मचारी ही संगठन में हैं, ए से लेके जेड तक, और ये किसी प्रकार की लड़ाई नहीं खड़ी कर सकते। तो बौद्धिक रूप से अब हम काम कर रहे हैं और हमने 2007 में आदिवासी सत्ता पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। अब ये करते करते हमने यहाँ आईएएस लोगों का भी कैडर करवाया। सरजेश मिश्र साहब, धनंजय साहब, शिशुपाल सोनी साहब, नवल सिंह भंडारी साहब, इस तमाम जितने थे सबको एक जगह इकट्ठा करके कि अभी आपको सीखना है, वो सहमत हुए। इसी छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के बैनर पे, जो बाद में सर्व आदिवासी समाज के किंग बने, इनका हमने कैडर करवाया। 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का। और आदिवासी सत्ता में ये सारे अधिकारी पत्रिकाएं अपने पैसों से बंटवाया करते थे। मैं हमेशा इस बात का विरोध करता था कि अगर सब कुछ मुफ्त में बांटते रहोगे तो ये समाज तो हजारों साल ऐसे रहेगा। हमने बहुत 30 से ज्यादा चुनने वाले कोटेशन लिखना शुरू किए थे। शराब पर मैंने लिखा था तो बाद में आपत्ति करके उसको बदल दिया गया। मैंने सबसे पहला स्लोगन लिखा था, शराब में लिप्त रहना सामाजिक अपराध है। उसमें आपत्ति हुई। सामाजिक अपराध के शब्द को विलोपित करो। फिर हमने लिखा कि जब तक आदिवासी ये मुफ्त की रोटी तोड़ता रहेगा, मुफ्त की रोटी में पूरे सरकारी आरक्षण है, सरकारी नेताओं का सहयोग है, सामाजिक संगठन कुछ भी काम करेगा तो नेताओं से पैसे लेगा, मंत्रियों से पैसे लेगा, विधायक से पैसे मांगेगा। यानी कुल मिला के पूरा हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है? उधार में।
तो अब उसको कैसे बदला जाए, स्वावलंबन कैसे बने। तो बौद्धिक चिंतन को बढ़ाने के लिए हमने आदिवासी सत्ता में पूरी ताकत लगाई, देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को उसमें जोड़ा, और ये पत्रिका धूम मचा दी जाकर के राजस्थान में। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में टाइम फिक्स। मतलब ये जो अधिकारी कर्मचारी जो अपने पैसों से 50, 100, 200 पत्रिकाएं मुफ्त में बंटवाया करते थे, तब तक यहाँ का लोग ठीक से पढ़ता रहा। पैसे दे के पढ़ते वाले लोग यहाँ 1000 से ऊपर नहीं हुए, और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम लोग 70 लाख आदिवासी हैं, 60 लाख आदिवासी हैं। तो सब मुफ्त में खाने पीने वाले हैं क्या? या और कितनी पीढ़ी तक मुफ्त में आश्रित रहना चाहते हैं? ये भी तो तय करना पड़ेगा ना आज के समय में, कि और कितने साल हम आश्रित रहेंगे। अपने दम पे क्या क्या कुछ कर सकते हैं, अपने दम पे कोई स्कूल चला सकते हैं, कोई कॉलेज खोल सकते हैं, कोई हॉस्पिटल चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर सोचना पड़ेगा ना कि हम और क्या कर सकते हैं। तो ये चिंतन पैदा करने के लिए आदिवासी सत्ता ने जब लगातार काम किया तो उसका बहुत अच्छा परिवर्तन आया। अब वो ऐसा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का आया कि वो आदिवासी विकास पर तो भगाओ यार, अपन अपना संगठन अलग बनाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का जो है जागरूकता है कि अपनी नई दुकान खोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उस बैठक में मैं नहीं हूं, उस बैठक में भी मैं हूं जहां इस प्रकार की वार्ता चल रही है। मुझको कहा गया कि आप पत्रिका का काम देखो, हम लोग अब एक संगठन बना करके समाज का काम करेंगे। अब आप तो वैसे भी परिषद को ठीक से जमीन में नहीं चला रहे, हमारा ठीक है, लेकिन योजना में पकड़ चुका था कि जो आपका जो वीर मेला लगता है राजाराव पठार में, ये शिशुपाल सोरी और वो क्या जिया, दो लोगों की योजना थी। अब बीएल ठाकुर के निवास में बैठक थी, इसमें बीएल ठाकुर ने स्पेशली मुझको बुलवाया और नेताजी बोलते थे, मेरे को नेताजी बैठक में आज महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा है। अब मैं वहां गया तो शिशुपाल सोरी जी राणा ने प्रस्ताव रखा कि 10 दिसंबर को राजाराव पठार में वीर नारायण सिंह जयंती मेला लगाएंगे। सारे अधिकारी हाँ कर दिए, मैंने आपत्ति केवल वहां क्यों लगाएंगे? वो उसकी कर्मभूमि है वीर नारायण की जन्मभूमि है। अगर हमको इतना ही शौक आ गया है तो चलो सोना खान, जहां उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, वहां सरकार कुछ नहीं कर रही है, वहां मेला लगाते हैं। तो उस दिन वो प्रस्ताव ध्वस्त हो गया इन लोगों का। अब इनके दोनों को समझ में आ गया कि ये आदमी जब तक बैठक में रहेगा ये प्रस्ताव पास ही नहीं होगा, तो उन्होंने मेरे एब्सेंट में प्रस्ताव पास करा दिया कि मेला लगेगा। मैं तभी बोल दिया था सरजेश बेंच साहब को, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, बॉस थे सबकी आदिवासियों में, और शासकीय सेवक संघ के अध्यक्ष थे। ये भी बात बहुत कम लोगों को पता होगी। जो शासकीय सेवक संघ बना है उसका पहला अध्यक्ष सरजेश बेंच थे। वो 2001 में ये संगठन बनाया गया और छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करता था। इन लोगों ने प्रस्ताव बाद में मेरे अपसेट में पास करा लिया और मेला लगा दिया। तब कहा था सभी अधिकारियों की इनमें से कोई ना कोई आदमी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और ये अपनी जमीन बनाने के लिए काम कर रहा है, और वही हुआ। बाद में 2010 में
सर्व आदिवासी समाज बना और कुछ समय के बाद में इन्होंने जो है सांसद के टिकट की मांग कर दी। बाद में जो लोग विधायक बने, तो सोहन पटेल जी ने अपना अलग कर लिया। अब ये कहानी आप लोगों को सबको पता है कि आप संगठन कहाँ गया और समाज कहाँ खड़ा है। और जितने आंदोलन इन्होंने कांग्रेस शासनकाल में किए वो सबके सब हाईजेक किए हुए थे और उनमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई। 28 सूत्रीय मांग को लेकर के 5 साल कोई संगठन नाकेबंदी कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, फलाना कर रहा है, धमका कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, वो उसके विरोध में बात कर रहा है। यही तो चला 5 साल। और सरकार फिर बदल गई। सरकार बदल गई तो सारे के सारे दौड़वे में घुस गए। जो 5 साल बड़े शेर की तरह गरज रहे थे, तो सरकार बदलने के बाद कौन से बिल में चले गए और क्यों चले गए? ये चिंतन का विषय नहीं है समाज का। डेफिनेटली 100% ट्राइबल छत्तीसगढ़ का युवा इस बात से मर्माहत है। मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छे से। जो अब आप परिवर्तन चाहता है, कुछ नया चाहता है, तो लगभग साल भर से सब इस प्रकार के लोग जब मुझसे संपर्क करने लगे तो मैं कहा कि अब मैं नेतृत्व करने की उम्र में नहीं हूं। मैं गाइड कर सकता हूं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकता हूं, यदि ईमानदारी से लोगे तो। किंतु ये क्वालिटी भी हमारे लोगों में नहीं। मैं अपने 45 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, ये क्वालिटी भी नहीं। वो कब स्पिन कर जाएगा, वो पूरी गेंद ट्राइबल की स्पिन है, टप्पा कहीं खाएगी जाएगी कहीं। ये भी बड़ा खतरा रहता है ट्राइबल के साथ। और जितने लोग बड़ा बातें करते हैं ना, दार्शनिक, मैं बोलता हूँ तुम 3 साल काम करके दिखाओ यार किसी संगठन में, आपको दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। उतरो तो सही मैदान में, जमीन में आके काम करके देखो 3 साल, नौकरी में रहते रहते करके देखो ईमानदारी से। महीने में एक संडे निकालना कठिन हो जाता है लोगों को, नहीं हो जाता। जब आप सिर्फ संडे के संडे काम करेंगे तो आपका संगठन और आपका समाज भी तो उतनी चीज प्राप्त करेगा ना। तब हमने एक वर्कशॉप में एक डायग्राम बनाया कि कोई भी आदिवासी संगठन क्यों नहीं चल पाता, कहीं भी नहीं चल पाता। यहीं की बात नहीं करता। संगठन और उसके पदाधिकारी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्ट टाइम संगठन, उसका वर्कर भी होता है पार्ट टाइम वर्कर। फिर दूसरा होता है क्वार्टर, फिर होता है अर्धा। अब आप लोगों की भाषा में बता रहा हूं। एक होता है फुल, ठीक है ना। 4 कैटेगरी है। मैं हमेशा पूछता हूं कि जितने लोग समाज में काम कर रहे हैं बताए कि वो इस 4 में से कहां हैं। ये यहीं बैठा बता दो। चलो यहाँ जितने लोग संगठन में, सर्व आदिवासी समाज में भी काम किए होंगे, संसद में भी, आप इस 4 में से कहां हो? 99% आपको मिलेगा पार्ट टाइम। सही है? तो जोर से बजाओ ताली। आपको लगेगा सही में आपने शुरुआत किया। 99% जो संगठन में लोग हैं वो सब पार्ट टाइम वर्कर हैं और ये लंबे समय से चल रहा है।
1980 से चल रहा है 2025 तक पार्ट टाइम वर्कर के भरोसे पूरे आदिवासी समाज के संगठन काम कर रहे हैं। क्या रिजल्ट आएगा? वो क्या रिजल्ट की अपेक्षा करता है समाज? और अगर ये पार्ट टाइम काम करना भी लोग बंद कर देंगे तो फिर आप सही में जो है कहां पहुंच जाएंगे, उसके लिए शब्द खोजना पड़ेगा प्यारा सा। पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, कहीं के भी हो, वो ये सब चीजों को जानते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए वो उसी हिसाब से काम करते हैं। उनको मालूम है तो हमारा क्या बिगाड़ लोग यार, तुम्हारे आदमी को वोट कैसे देना है वो टेक्निक हमारे पास में है, हम उसके आधार पर वोट लेते हैं। अब तो और बहुत खतरनाक तरीके से चुनाव को जीतने की तरकीबें खोज ली गई है। जिसको राहुल गांधी ने जो पर्दाफाश किया है, अगर किसी दूसरे देश में होता ना तो कत्लेआम हो जाता। मतलब इस देश में सब जायज है। तो अब तो सरकारों को बनाने के नए नए हल करने आते हैं, तो आपके वोटों का क्या वैल्यू है? तो इन तमाम चिंतनों के बाद में भी फिर मैंने कहा कि ठीक है यार, एक बार बैठक बुलाते हैं, तुम लोग बहुत जिद कर रहे हो, बैठक बुला के लोगों से बात करते हैं। संगठन छोटा सा हो, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा हो, लेकिन वो जो मुट्ठी भर लोग हैं वो बड़े समर्पित हों, तन से भी, मन से भी और मेरे पास में तो अनगिनत उदाहरण है। मैं घंटों मैं वर्कशॉप करता हूँ, 6-8 घंटे बोलता रहता हूँ। उसके बाद में खाना खा करके हम 3-3 बजे रात तक बोलते हैं, बात करते हैं। उसका परिणाम है कि कवर्धा सबसे आगे चल रहा है। ना उनको सोने देता ना मैं खुश होता, नहीं तो बोलता बुलाओ मत मेरे को। तो मैं भी चाहता हूं कि भाई मैंने जितना प्राप्त किया है और अभी भी मैं प्राप्त करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो बढ़ जाऊंगा तो लेके चले जाऊंगा ना। तो मैं जिसमें अपने जितने लोग हैं मेरे से जुड़े, मेरे सबको 100% कहा है कि मुझसे जब भी बात करो तो अपना मोबाइल का रिकॉर्डर चालू करो, क्योंकि मैं जो है मैं तुमको दे के जाऊंगा। अब तुम उसको सुनो मत सुनो, कभी ना कभी तो सुनोगे, कभी ना कभी मंथन करोगे, चिंतन करोगे, अध्ययन करोगे। खुली किताब की तरह हूं, और मैं जब भी परवाह नहीं करता, जब तो मुख्यमंत्री की परवाह नहीं करता तो फिर बाकी किसी की क्या करूं? कौन मेरे बारे में क्या सोचता है? ना मैं दिग्विजय सिंह की परवाह किया, ना अजीत जोगी की किया, ना रमन सिंह की किया। मुझे कुछ बनना ही नहीं है तो मैं काहे से परवाह करूंगा यार, काहे की चिंता करूंगा? मुझे कुछ बनना होता तो मैं तो इंडिया का पहला ट्राइबल हूं घोषित, जिसको अपने जीवन में 3 बार मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट दर्जा देने का प्रयास किया। दिग्विजय सिंह, अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह, खुले मंच से बोल रहा हूं। मैं तीनों बार नहीं दिया। अब तो मैं 70+ में हूं, आप क्या करूंगा? लेकिन चिंता इस बात की है कि हमने जो 45-50 साल अपने समाज के लिए त्याग तप तपस्या किया, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यदि अगर आप लोग बगैर सरकार से डंडा चलाए, जरूरत नहीं कि आपको डंडा चलाना है, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करना पड़ेगा।
और अगर संगठन को आप लोग चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें से 90% तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट को बाहर कर दो। 90% जो मेन स्ट्रीम में जो लीडर आएंगे वो सब यूथ हो और सरकारी केंद्र और राज्य की सेवाओं में ना हो। और आप अच्छा काम करोगे ना तो आपका तन मन धन से सब सहयोग करेंगे पर्दे के पीछे, दिल से करेंगे। सर आपको ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, और करोगे तो मैं आपको अपने मार्गदर्शन में उस प्रकार का एक महल बना करके दे दूंगा। अभी सोचना आपको है, करना आपको है। और जब अगर सारे लोग मिलकर जब किसी निर्णय पे पहुंच जाएंगे तो वो आपका महल कैसे बनेगा उसकी मैंने योजना बनाई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यही बात मैं अपने उद्बोधन को समाप्त करता हूँ। जय आदिवासी।